Hello BSc second year students. Mic test. Hello. BSc second year paper first. Molecular and biotech. बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है इसमें जस्ट पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि डीएनए को नया नहीं बनाया जा सकता, डीएनए को पुराने उपस्थित डीएनए से ही गुणन या रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड अब हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। काफी कुछ हद तक जो है ये प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के समान और समतुल्य ही है, सेम वैसी ही रिएक्शंस हैं, बस यहाँ पे कुछ एंजाइम्स एंड कुछ जो प्रोटीन फैक्टर्स हैं जो इसमें काम में आते हैं उनका कुछ वेरिएशंस एंड जो रेगुलेशंस है उसमें अंतर आएगा। और काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस इस प्रकार हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि यूकैरियोट्स में भी डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो वैसा ही सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है जैसा कि प्रोकैरियोट्स में, एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्क द्वारा होता है। काफ़ी इसके प्रमाण पाए जा चुके हैं। अब हम यूकैरियोट्स की बात करें तो एक्चुअली में यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के डीएनए में जो अंतर है उसको डिस्कशन करते हैं, जिसकी वजह से इनकी रेप्लिकेशन जो दर है वो चेंज हो रही है। तो यहां पे अगर अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें, ये डिफरेंस दोनों को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं डीएनए की, तो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वो सबसे पहली चीज स्मॉल, बहुत कम, लगभग जैसे अबाउट 1.3 इंटू 10 की पावर 6 के आसपास ही है, वो तो बहुत ही कम, ठीक है। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं शेप की तो वो है सर्कुलर, ठीक है। तीसरा अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो कैसा है, डबल स्ट्रैंड तो है लेकिन उसके साथ कैसा है, नेक्ड, सबसे बड़ी बात। अब अगर हम यहां पे प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात, यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए में हम कह सकते हैं सबसे पहली चीज जो हमारी आएगी वो है लार्ज, बहुत वृहद डीएनए है, ठीक है। उसके अलावा जैसे लार्ज में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट में ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, ड्रोसोफिला में है लगभग 1.1 इंटू 10 की पावर 9 जो है एन बता रहा हूं मैं, एन डाल्टन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट के करीब आता है। और अगर अपन इसके बेस पेयर्स की बात करें, इधर पास में ले लेते हैं, तो यूकैरियोटिक डीएनए में हम बात करें फर्स्ट उसके जो साइज शेप है या साइज है, तो साइज कैसी आ रही है उसकी, लार्ज। और लार्ज साइज में आप इस चीज को समझना, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले, ड्रोसोफिला की अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट की डाल्टन के अंदर, तो ये आ रहा है लगभग 1.1 इंटू 10 की पावर 12 0.11 इंटू 10 की पावर 12 डाल्टन के करीब। एन कंडीशन, हाइब्रिड की वो उसकी हैप्लॉइड की बात कर रहा हूं मैं, एन की, अगुणित की, द्विगुणित नंबर इसका डबल कर लीजिए, ठीक है। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं बेस पेयर्स की, तो लगभग इसके अंदर बेस पेयर्स है 1.7 इंटू 10 की पावर 9, और ये भी संख्या किस में है, एन में। अगर आप 2n की बात करते हैं तो ये हो जाती है लगभग 3.4 इंटू 10 की पावर 9। इतने इसके अंदर जो हैं वो क्या है, बेस पेयर्स उपस्थित हैं। इसी प्रकार कुछ एग्जांपल हम ले, जैसे कि माउस का, तो माउस में हम इसी संख्या को आगे बढ़ाएं तो वो हो जाता है लगभग 1.7 इंटू 10 की पावर 12 डाल्टन, जो कि हैप्लॉइड नंबर है।
डिप्लॉयड नंबर करते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, 1.8 के करीब है, 1.8। इसी का अगर अपन बेस पेयर्स की संख्या लेते हैं माउस में, तो माउस में बेस पेयर्स की संख्या बढ़ जाती है काफी, लगभग 2.6 इंटू 10 की पावर 2.6 इंटू 10 की पावर 9 के करीब, जो कि n कंडीशन है। अगर हम डबल करते हैं तो इसी को आप डबल कर लीजिए, 26 का डबल हो जाता है लगभग 5.2 के करीब इंटू 10 की पावर 9, इतने बेस पेयर्स है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के लिए हम ले सकते हैं, यहां पे लगभग आ जाता है 2.7 इंटू 10 की पावर 9, वो सॉरी 3.5 इंटू 10 की पावर 12, 36, 1.8 इंटू 10 की पावर 12 के करीब, वही माउस के समतुल्य, थोड़ा सा उससे ज्यादा, दैट इज n। अगर आप इसको 2n की बात करते हैं तो ये हो जाता है लगभग 3.5 इंटू 10 की पावर 12 डाल्टन के करीब जो है इसका 2n हमारा ह्यूमन का आता है, ठीक है। और वहीं अगर अपन बेस पेयर्स की बात करें तो यह है लगभग 2.8 इंटू 10 की पावर 9, जो कि n है। अगर आप 2n की बात करते हैं तो यह आता है लगभग 5.7 इंटू 10 की पावर 9, 5.5 इंटू 10 की पावर 9। वहीं अगर अपन जैसे वनस्पतियों की बात करें, लाइक जैसे कि जियामेज, तो वहां इनकी संख्या आती है 1.6 और बेस पेयर्स की संख्या आ जाती है लगभग 2.5। यहां लिख देता हूं अलग से क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो मेज को भी ले लेते हैं, जैसे कि जियामेज 1.6 इंटू 10 की पावर 12, तो यहां संख्या इसकी थोड़ी सी कम आ जाती है, लगभग 2.4 इंटू 10 की पावर 9। हैप्लॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां ये चार्ट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए जो है उसका अमाउंट, उसमें बेस पेयर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि अगर अपन ई कोलाई की बात करते हैं तो उसकी संख्या कुछ हजार के करीब है बेस पेयर्स की संख्या, जबकि यहां जा रही है ट्रिलियन से ऊपर। तो ऐसे में यूकैरियोटिक डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात हम यहां पे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर, जबकि हमारा डीएनए कैसा है, इसको मिटा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। हमारे डीएनए की अगर अपन बात करें तो हमारा डीएनए कैसा है, लीनियर। लार्ज, और डीएनए की हम बात करें तो कैसा है, लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया रेखित। लेकिन जो न्यूक्लियोसोम मॉडल आया था ओडेट्स ने एंड कोरेनबर्ग ने जो समझाया था, थॉमस ने, तो अगर हम उसकी बात करें तो डीएनए जो है वो सतत नहीं है, वो छोटी छोटी गांठों के रूप में है, और इन गांठों को उन्होंने जो है वो क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोसोम। और इसके अंदर विशिष्ट 4 प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स, H1A, वो सॉरी वो इसका हिस्सा नहीं, वो बाहर का है, ठीक है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है और उसके बीच में होता है लिंकर डीएनए। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो डीएनए तो लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर नहीं है, परंतु उसके अंदर जो डीएनए है वो नेक्ड नहीं है, वो डीएनए कैसा है, पैक्ड। और किसके द्वारा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन्स द्वारा, हिस्टोन प्रोटीन्स द्वारा पैक्ड है। तो ऐसे में यहां पे जो कहने की बात यह है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में साइट ऑफ ओरिजिन जो है, या अगर हम ड्रॉ करें तो हमने कहा था लगभग 200 से 250 जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो यहां पे ओरिजिन रीजन बनाती है, कहलाती है, जिसमें विशिष्ट प्रकार की सीक्वेंसेस हमें मिली थी, जिसमें हमने रिपीट्स किया उनको लगभग 13 मर्स या 9 मर्स के रूप में, विशिष्ट सीक्वेंस जिनको पहचाना जाता है डीएनए ए के द्वारा। क्लियर है, दैट इज साइट ऑफ ओरिजिन या रेप्लिकेशन ऑफ
ऑरिजिन। क्लियर है, ये पॉइंट था। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि ये रेप्लिकेशन की जो दर है वो लगभग 2600 न्यूक्लियोटाइड से 3000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट है। जो रेप्लिकेशन की दर हम बता रहे हैं वो लगभग 2600 से 3000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट की सीक्वेंस से कंप्लीट होती है। तो ऐसे में अगर हम ई कोलाई की तरफ चले तो उसका जीनोम छोटा है कुछ हजार। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि कुछ मिनट में जो है उसका डीएनए क्या हो सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है साइट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद। इसलिए हमने वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा था कि इसमें एक ही रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन साइट होती है, दूसरा इसमें एक ही रेप्लिकॉन होता है। क्लियर है। लेकिन हम इधर की तरफ आए तो हमने देखा कि लार्ज है बहुत ज़्यादा, दूसरा वो पैक्ड है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इस गति से रेप्लिकेशन कंप्लीट करें किसमें, यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लगना चाहिए। लगभग हमारे खर्च हो जाएंगे, इसमें कैलकुलेट करके देखें तो आ रहा है 5.5 इंटू 10 की पावर 9 के करीब, जिसको अगर हम इस गति से रिपीट करने की कोशिश करें तो लगभग टाइम लग जाता है 3 से 3.5 दिन के करीब। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी चीज ये है। और अगर अपन दूसरी तरफ सेल साइकिल को ड्रॉ करें, सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में दोबारा आइए, दैट इज एम फेज, जिसको हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में डिवाइड किया। और चेक पॉइंट के बाद सेल जो है वो जीवन के अंदर एंटर करती है। जीवन में नेसेसरी प्रोटीन एंड आरएनएज का संश्लेषण होता है, जो संश्लेषण या एस फेज के लिए नेसेसरी है। और ये हो गई एस फेज। एस फेज के लिए सेल साइकिल में हमने जो है वो लगभग 5 से 7 घंटे डिसाइड किए हुए हैं इन माइस। ठीक है, ड्रोसोफिला में और भी कम। तो ऐसे में 5 से 7 घंटे में यहां पे रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है डीएनए का, संपूर्ण डीएनए का। तो ये सबसे बड़ी सोचने की बात है कि इस गति से अगर रेप्लिकेशन होता है तो फिर एक ओरिजिन साइट संभव नहीं है या एक रेप्लिकॉन संभव नहीं है। या तो रेप्लिकॉन्स की संख्या ज्यादा होती है या फिर जो रेप्लिकेशन की दर है वो 3000 न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा होती है। क्लियर है। तो अभी इसके पूरी तरीके से स्पष्ट प्रमाण नहीं है, या किसी रेप्लिकॉन की संरचना की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरीके से अभी प्रमाणित नहीं है एक्सपेरिमेंटल बेस पे, या पर्टिकुलर यूकैरियोटिक अगर हम साइट ऑफ ओरिजिन की बात करें या रेप्लिकेशन साइट की बात करें तो वो ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है प्रोकैरियोट्स के समान। परंतु ये चीज क्लियर है कि यूकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोटिक जो डीएनए है उसमें लगभग 25 से 50 या इससे भी ज्यादा जो है रेप्लिकॉन्स उपस्थित होते हैं, क्योंकि इस दर से और इतनी बड़ी साइज में तो कम से कम रेप्लिकॉन्स की संख्या बनती है 250 के करीब, 250 के करीब बनती है। तो ऐसे में ये उल्टा हो गया, ये ऐसे में तो यहाँ पे रेप्लिकॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि सुविधा के लिए लंबे डीएनए में एक जगह से अगर आप रेप्लिकेशन करते हैं तो वो संभव नहीं है कि 5 से 7 घंटे में कंप्लीट हो जाए। अर्थात बहुत सारी साइट्स होती हैं जिन्हें हम साइट ऑफ ओरिजिन्स कहते हैं, और वहाँ से सेम समय में या अलग अलग समय में जो है वो क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। और इस अवधारणा के अनुसार हमें रेप्लिकेशन की संख्या 250 से 1000 तक लेनी होगी। क्लियर है। लेकिन ऐसे कोई प्रमाण अभी तक पूरी तरीके से वैलिड नहीं है, ना ही पूरी रिसर्च हो पाई है कम कह सके कि रेप्लिकॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेप्लिकॉन्स की संख्या बहुत ही कम, लगभग 25 से 50 तक आइडेंटिफाई की हुई है। तो ऐसे में एक नई अवधारणा इसमें आती है जो हम ये जोड़ सकते हैं इसमें कि सेल के अंदर जब सेल साइकिल एस फेज में
जब सेल साइकिल एस फेज में प्रवेश करती है तो ऐसे में हम अगर बात करें तो क्रोमेटिन दो टाइप के हैं, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरो। ठीक है, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। अगर आप यूक्रोमेटिन की बात करेंगे तो हम इसके लिए कह देते हैं दैट इज जेनेटिकली एक्टिव। ठीक है, और एक्चुअली में ये भाग जो है ये कौन सा भाग बनाता है, ये बनाता है जीन भाग। कौन सा? जीन भाग बनाता है। अगर हम हेटेरो की बात करें तो ये एक तरीके से जेनेटिकली इनएक्टिव होता है और ये बनाता है क्या? गुणसूत्र के सेंट्रोमियर। क्लियर है? उसके अलावा जो है वो बनाता है टीलोमियर्स आदि जो है वो हेटेरोक्रोमेटिन द्वारा कोड किए जाते हैं। तो हम ये अवधारणा के अनुसार मान सकते हैं कि प्रारंभिक एस अवस्था में लगभग 25 से 50 रेप्लिकॉन्स सक्रिय 25 से 50 रेप्लिकॉन सक्रिय होते हैं जो यूक्रोमेटिक डीएनए है उसकी क्या करते हैं? रेप्लिकेशन करते हैं। हाँ, तो एस फेज में अर्ली लगभग 25 से 50 रेप्लिकॉन्स एक्टिव और ये क्या करते हैं? कोडिंग ऑफ या रेप्लिकेशन ऑफ कौन सा? यू क्रोमेटिन। ठीक है, 25 से 50 रेप्लिकॉन सक्रिय होते हैं जो कि रेप्लिकॉन सबसे पहले किसका करते हैं? यूक्रोमेटिन का। यूक्रोमेटिन का संभव होने के बाद ड्यूरिंग लेट एस फेज के अंतिम अवस्थाओं में ये किसका कोडिंग करते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ हेटेरो। क्लियर है? और हेटेरोक्रोमेटिन के वो भाग जो कि सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर बना रहे हैं उनका सबसे लास्ट में संश्लेषण होता है या रेप्लिकेशन होता है। टीलोमियर एंड क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन लास्ट में होता है। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है कि रेप्लिकॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा करने की जगह इन्होंने क्या कर दिया? सिंपल वे में समझ लेते हैं, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं साइट ऑफ ओरिजिन से, फिर हम प्रारंभ करेंगे। केवल इतना सा है कि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत लंबा है, ठीक है, तो ऐसे में एक रेप्लिकॉन से संभव नहीं है रेप्लिकेशन को कंप्लीट करना, क्योंकि सेल साइकिल में ये क्लियर है कि एस फेज में बहुत कम समय लगता है। क्लियर है? तो ऐसे में अगर हम देखें तो एक अवधारणा दी हुई है कि रेप्लिकॉन्स की संख्या ज्यादा होती है प्रोकैरियोट्स की तुलना में। और ये किस प्रकार काम करता है कि यूकैरियोटिक डीएनए में दो प्रकार का क्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव है जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे यूक्रोमेटिन जो है उसका संश्लेषण या उसका जो रेप्लिकेशन है वो पहले होता है और उसके लिए विशिष्ट कुछ 25 से 50 रेप्लिकॉन जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो लेट एस फेज के दौरान क्या होता है? जो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट है उसका संश्लेषण होता है और सेंट्रोमियर और टीलोमियर एंड जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है सैटेलाइट डीएनए जो है इन भागों का जो संश्लेषण है या
रेप्लिकेशन है वो सबसे अंत में होता है। इस प्रकार रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम स्टेप्स पढ़ने से पहले जो रेप्लिकेशन है उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने एंजाइम्स, कुछ बंधनकारी प्रोटीन्स यूज में लिए थे, जैसे कि ओरिजिन साइट को पहचानने के लिए डीएनए ए प्रोटीन था, हेलिकेज उसको ओपन करने के लिए था, टोपोआइसोमरेज टोपोलॉजिकल फॉर्म को चेंज करने के लिए था, एसएसबीपी प्रोटीन्स थे जो बंधनकारी थे। उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के रिएक्शन से पहले आरएनए प्राइमेज एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वहां पे था जिसने आरएनए प्राइमर की कोडिंग की थी। फिर उसके बाद में ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम किया था लाइगेज एंजाइम ने। इस प्रकार सतत डीएनए बना था। उसी प्रकार रेप्लिकेशन जो यूकैरियोट्स में हो रहा है उसमें कुछ कंपाउंड्स हैं, मेन एंजाइम्स एंड फैक्टर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां पे हम बात करें तो यहीं लिख देते हैं, फिर उधर डायग्राम बना लेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम यहां पे बात कर सकते हैं ARS। ARS की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमने इसे नाम दिया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ORI-C, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र था, अनुक्रम थी जिसमें 13 एंड 9 मर्स की सीक्वेंसेस थी जिनको पहचाना जाता है किसके लिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन यूकैरियोट्स में हम इसको बोलते हैं ARS रीजन और इसका मतलब होता है ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन साइट। इसको ARS रीजन के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन साइट। ऑटोनॉमस का मतलब हो गया स्वायत्त, खुद कंट्रोल करने वाला। तो एक्चुअली में जब जरूरत पड़ती है एस फेज की तो कोई ना कोई स्टिमुलेट्स प्रोटीन्स या कोई बंधनकारी प्रोटीन्स हैं जिनका भी पूरा ज्ञान नहीं है और अभी पूरे सीक्वेंस की ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में यहाँ की कुछ विशिष्ट सीक्वेंस को पहचाना जाता है, उनसे जुड़ा जाता है और रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे RAS एक नहीं है, RAS बहुत लंबी दूरी तक बहुत सारी संख्या में फैले हुए हैं अलग अलग दूरियों पे, जो कि रेप्लिकेशन को प्रारंभ करने का कार्य कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेनली हम यूज में ले सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये सेम वही पॉलीमरेज एंजाइम है जो श्रृंखला के विवर्धन में काम में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दो वेरिएंट्स डाल रखे हैं, एक अल्फा और एक हो गया डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, एक अल्फा और एक डेल्टा। नॉलेज के लिए अभी हल्का सा ही बता देता हूं कि यहाँ पे जो अल्फा है ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए ए। डीएनए ए फर्स्ट जो है वो काम करता है, अल्फा उसी के समान काम करेगा। और पॉलीमरेज डेल्टा की अगर अपन बात करें तो पॉलीमरेज थर्ड के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। डेल्टा जो है वो थर्ड के रूप में प्रयुक्त होता है। सेम वही फंक्शनैलिटी यहां है। फोर्थ नंबर पे अपन यहां पे यूज में लें तो एक विशिष्ट प्रोटीन है दैट इज टी एंटीजन। टी एंटीजन, टी एंटीजन की अगर अपन बात करें तो यहां इसके लिए लिख सकते हैं दैट इज टैग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, टैग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। और हल्का सा अगर अपन इसकी वर्किंग एबिलिटी की बात करें तो ये हेलिकेज एंड कौन सा एटीपेज एंजाइम की बाइंडिंग साइट है मिलीजुली। एटीपेज का मतलब हो गया एटीपेज का मतलब हो गया अपघटन करने वाला, एनर्जी प्राप्त करने वाला। और हेलिकेज का मतलब हो गया
डीएनए के बीच के दोनों रज्जों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने वाला। तो हमने वहां पे नाम दिया था इसको हेलिकेज, और यहां पे हम इसको पढ़ेंगे किसके रूप में, टी एंटीजेंस के रूप में। 5th नंबर पे जो हमारा फैक्टर है वो हम यहां पे यूज में ले सकते हैं आर पी ए, या फिर हम नाम दे देते हैं आर एफ ए। ये एक रेप्लिकेशन फैक्टर ए कैटेगरी में है, और इसी को आप दे सकते हैं रेप्लिकेशन प्रोटीन। कोई भी एक नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज रेप्लिकेशन प्रोटीन, या आप इसको नाम दे सकते हो रेप्लिकेशन फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे यूज में लेंगे वो होता है, रेप्लिकेशन फैक्टर आ गया। अब हम यहां पे यूज में लेंगे, ये एक तरीके से समतुल्य है, केवल नॉलेज के लिए बता देता हूं, लिख नहीं रहा यहां पे। ये SSBP प्रोटीन जो थे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, उसके समतुल्य है, जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है। 6 नंबर पे हम बात करें तो वो हो गया टोपो आइसोमरेज, फर्स्ट एंड सेकंड, दो वेरिएंट्स हैं यहां पे, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपोआइसोमरेज सेकंड, जो कि एक तरीके से टोपोलॉजिकल फॉर्म को चेंज करने के लिए है। नेक्स्ट जो इसमें हम यूज में ले वो हो गया PCNA। PCNA की बात करें तो ये एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, जो कि पॉलीमरेज जो एंजाइम है डेल्टा, उसके स्टिमुलेशन सक्रियता के लिए यहां पे यूज में आता है, दैट इज पॉलीफ्रेटिंग। सेल न्यूक्लियाई एंटीजन, एंटीजेंस मतलब प्रोटीन। ठीक है। तो पॉलीफ्रेटिंग सेल न्यूक्लियाई एंटीजन, ये एक सक्रियक या स्टिमुलेटर के रूप में जो है वो यहां पे प्रयुक्त हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें 8th नंबर पे, तो हमें यहां एक और फैक्टर की जरूरत पड़ेगी जो इसके स्टिमुलेटिंग में काम आता है, दैट इज RFC। इसको हम वापस वही नाम दे सकते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर C। ठीक है, ये हो गया। इसके अतिरिक्त हम और एंजाइम्स अगर यूज में लें तो हमारा एंजाइम यहां पे आ जाता है लाइगेज, जो कि सेम वर्किंग एबिलिटी है प्रोकैरियोट्स के समान। इसके अतिरिक्त हमें चाहिए कुछ मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, खनिज मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम आयंस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके अलावा प्रोटीन है एटीपेज, और एनर्जी जो है वो एटीपी NADPH2 की फॉर्म में हमको यहां पे प्रयुक्त होती है। क्लियर है ये सारा। वापस जो रेप्लिकेशन ऑफ ऑरिजिन है दैट इज ARS, डीएनए पॉलीमरेज दो हैं यहाँ पे, अल्फा एंड डेल्टा। ठीक है। टी एंटीजेंस की हम बात करें, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं कंफ्यूजन के लिए, बाकी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो अल्फा जो है पॉलीमरेज फर्स्ट के समान, और डेल्टा जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के समान है। टी एंटीजेंस है, ये टी एंटीजेंस जो है वो एक तरीके से टैग बाइंडिंग प्रोटीन है, हेलिकेज को सक्रिय बनाने के काम करते हैं। जो RFA प्रोटीन्स हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर प्रोटीन्स, ये SSB प्रोटीन्स के समतुल्य हैं। टोपोआइसोमरेज सेम हो गया, PCNA RFC जो है वो सेम है, सक्रियक के काम करते हैं, लाइगेज एंजाइम। इसके अतिरिक्त एक एंजाइम और हमें चाहिएगा, वो है RNA प्राइमेज, यहां लिख देते हैं बीच में, दैट इज RNA प्राइमेज, जो कि किसको बनाएंगे, डीएनए प्राइमर की संरचना को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रोसीजर को एक बार समझते हैं इन प्रोकैरियोट्स। इन सभी का ध्यान रखते हुए फर्स्ट प्रोसीजर, या एक बार बंद ही रखते हैं इसको,
सिंपल डीएनए की हम बात कर रहे हैं, इस डीएनए में हमें नहीं पता, तो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पे हमको आइडेंटिफाई करना होगा ARS रीजन। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो किस रूप में है, दैट इज ARS, दैट इज ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, जिसमें कुछ विशेष सीक्वेंस हैं जिन पे कुछ बंधनकारी प्रोटीन्स उनको पहचानते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में वहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने की तैयारी करते हैं, दैट इज ARS। इसके बाद अगर हम बात करें तो ARS से जो है वो सबसे पहले कौन जुड़ता है, दैट इज T एंटीजन। T एंटीजन जो है वो कैसी क्रिया करते हैं, ये एक टैग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि रेप्लिकेशन हेलिकेज प्लस एटीपेज। ध्यान कीजिए, जब हमने डीएनए ए और डीएनए बी को जोड़ा था हेलिकेज के साथ, तो वहां पे एक चीज लिखी थी कि ये है एक नाइट्रोजनी क्षार को तोड़ने के लिए, एक बेस पेयर को तोड़ने के लिए, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 2 एटीपी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो एक्चुअली में एटीपेज वहां पे भी था जिसको हमने डीएनए बी के रूप में प्रयुक्त किया था। तो सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पे डीएनए को बीच में तोड़ने के लिए, बबल फॉर्मेशन के लिए एटीपी की आवश्यकता होगी और वह काम यहाँ करता है टी एंटीजन। टी एंटीजन के डीएनए में हेलिकेज रिएक्शन करते ही दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, या ये उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद तुरंत यहां पे कौन सा एंजाइम आएगा, RFA। टी एंटीजेंस का काम हो गया, ARS का काम हो गया। अब वहां पे कौन से फैक्टर आ रहा है, RFA। और ये RFA जो है, अब मैं यहां लिख देता हूं, ये बिल्कुल समतुल्य है किसके, SSB प्रोटीन। किसके समतुल्य आ रहा है, SSB प्रोटीन। और ये SSB प्रोटीन जो है वो क्या है, यहां पे जो ही ये एक रज्जु की बनता है वहां पे आकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाने में और स्थिरता प्रदान करती है। और उसके बाद यहां पे जुड़ेगा टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, जो कि इसकी टोपोलॉजिकल फॉर्म को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क वाला डायग्राम वापस बना लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया हमारा। अब इसको हम ओराइसी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ARS रीजन, दैट इज ARS रीजन, जिसको हम +1 से भी डिनोट कर देते हैं। यहां पे जो प्रोटीन आ रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं हेलिकेज, उस हेलिकेज का हम यहां पे नाम क्या देंगे, अब उसका नाम हो गया रेप्लिकेशन फैक्टर या प्रोटीन A, RPA, जो कि हेलिकेज का कार्य कर रही है और दोनों रज्जुओं के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के बाद जो एक रज्जु की न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, जो रज्जु बन रहे हैं उन पे जुड़ती हैं कुछ विशिष्ट बंधनकारी प्रोटीन जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स में SSB प्रोटीन्स कहते हैं। यहां पे हम उनको कहेंगे दीज आर नोन एज, उल्टा हो गया RPA, जो बंधनकारी प्रोटीन है और जो हेलिकेज एक्टिविटी दिखा रहा है दैट इज T एंटीजन।
सेम यही प्रोसेस इधर ये मैं कल वाली रिएक्शंस में बता चुका हूं आपको प्रोकैरियोट्स में ये विशिष्ट बंधनकारी होती है, विद डायग्रामेटिकली समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु उनके जो नाइट्रोजनी क्षार है वो एक प्रिमिडिन दूसरे प्यूरिन से जुड़ सकता है, जैसे कि एडेनिन डबल बॉन्ड से थायमिन से और सिस्टोजिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से ग्वेनिन से जुड़ता है। क्लियर है। और इनके अंदर जैसे एडेनिन में है NH4 एमिनो ग्रुप, उसी तरीके से थायमिन में क्या होता है, कीटो ग्रुप। और अगर अपन इसकी बात करें इधर की तरफ तो सिस्टोसिन जो है उसके अंदर होता है एमिनो ग्रुप और जो ग्वानिन है उसमें होता है कीटो ग्रुप। ये कीटो ग्रुप एमिनो के लिए प्रबल एक तरीके से आकर्षण का कार्य करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम इनके इन आकर्षण को कम कर दे या इनकी जो बाइंडिंग साइट है उस पर अगर हम कोई दूसरा प्रोटीन जोड़ दें तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इनकी एक दूसरे से जो बंधने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही कारण है कि आरपीए प्रोटीन जो है वो इनकी इन साइड से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है आरपीए। तो अब ये कभी भी थायमीन से जुड़ने की एबिलिटी नहीं रखेगा और यहाँ पे दोनों रज्जु जो है वो क्या हो गए, सेपरेट रह जाएंगे। रेप्लिकेशन फॉक बनाएंगे जिससे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यहाँ पे बंधने की और चेन को इलोंगेट करने की जो है वो स्थान प्रोवाइड हो। ये हो गया। अब इसके अलावा हम कहें तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम, दैट इज टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो कि इसके कुंडलन को क्या करता है, खोलता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो प्री प्रीमिंग संरचना बनी है इसमें एक और बड़ी क्या बोलते हैं समस्या है, वो ये है कि ये जो डीएनए है वो लीनियर नहीं है, ये आगे की तरफ हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ है। संपूर्ण डीएनए यूकैरियोटिक जो कि 1/3/4 चक्कर लगाता है। इस प्रकार के डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए जो कि यूजी कहलाता है और इसको हम बोलते हैं ऑक्टोमर। हम यार एप्लीकेशन में इसको इतना जिक्र नहीं करते, पर समझने के लिए हमारे काम की चीज है कि लिंकर डीएनए एंड ऑक्टोमर। ऐसा तो होगा नहीं कि संपूर्ण डीएनए एक बार खुल जाएगा, सारे प्रोटीन्स को फेंक देगा हिस्टोन को, फिर उसके बाद वापस रेप्लिकेशन के बाद बनेगा। नहीं, ये सारी चीज रेप्लिकेशन फॉक के साथ में चलती रहती है और दूसरी तरफ जो ही बनता रहता है पुनः वापस संगठित होती रहती है, तभी इतना कम समय में सारी चीजें होती हैं। संपूर्ण डीएनए ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा खुल गया फिर रेप्लिकेट हुआ फिर उसमें बाइंडिंग हुई स्टोन की और उसके बाद डीएनए कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होता है। कंपल्सरी ये चलता रहता है। तो ये ऑक्टोमर है और इसमें प्रोटीन्स कौन से हैं, इसमें प्रोटीन्स है स्टोन प्रोटीन सेकंड ए, H2B, H3 और H4 और यहाँ पे इन दोनों की बाइंडिंग साइट के ऊपर बाहर की तरफ होता है H1 जो कि एक न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे में ऑक्टोमर जो है उसके जो प्रोटीन्स हैं वो लिंकर डीएनए के खुलने के कारण जो प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, साथ में ही स्वतंत्र होते हैं और लिंकर डीएनए के खुलते ही उस पर रिएक्शन करते हैं टोपोआइसोमरेज एंड हेलिकेज और रेप्लिकेशन फॉक तैयार करते हैं। अब बात आती है किसकी, प्रोटीन्स की, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स की संख्या डीएनए के बराबर है, परंतु डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ेगी जस्ट डबल। तो ऐसे में जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है उसी समय हिस्टोन प्रोटीन्स का संश्लेषण भी होता है। एक मिनट रोकिए। वापस क्लास में आते हैं।
तो जैसे ही यहाँ पे लिंकर डीएनए खुलता है, डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ जाता है, उसी दौरान प्रोटीन्स का संश्लेषण भी होता है दुगनी मात्रा में, ताकि वो पुनः संगठित होकर न्यूक्लियोसोम को संगठित करता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रीमिंग पे। ये तो हो गया हमारा पूरा मैकेनिज्म किसके लिए, ऑरिजन के लिए, ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हमको सबसे पहले यहाँ पे जो आरएएस पोजीशन है, उस आरएएस पोजीशन पे हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आरएनए प्राइमेज एंजाइम की, और ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे जोड़ेगा, और ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि डीएनए डिपेंडेंट है, और इसके द्वारा यहाँ पे एक विशिष्ट लगभग 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड लंबी एक विशिष्ट आरएनए सीक्वेंस, एक विशिष्ट आरएनए सीक्वेंस, आरएनए खंड का संश्लेषण होता है। उसी प्रकार से यहां होता है, दोनों तरफ होता है, वही प्रोकैरियोट के समान ये भी 3 दिशा से 5 दिशा की ओर सतत गमन करेगा, 3 दिशा से 5 की ओर, जबकि ये 5 दिशा है और ये 3 दिशा है, तो यहां पे ये टुकड़ों के रूप में करेगा। क्लियर है? जहां पे सतत होता है उसको हम बोल देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो असतत होता है उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर 3' सिरे के ऊपर क्या होता है, आरएनए वो प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे जुड़ता है। हम इसे अलग पेन से शो कर देते हैं, ये रहा, रेड पेन से लिख रहे हैं आरएनए प्राइमेज, और इसको भी लिख देते हैं आरएनए प्राइमेज। क्लियर है? यहां पे जो विशिष्ट बात है उसको आप ध्यान रखिएगा, आरएनए प्राइमेज जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क पर जुड़ेगा, और इसके साथ जुड़ता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा किसके साथ में, डीएनए आरएनए प्राइमेज के साथ जुड़कर विद एनर्जी एक विशिष्ट आरएनए सीक्वेंस कोड करता है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है ब्लू कलर से। और ये जो ब्लू कलर से जिसको हम आरएनए सीक्वेंस कह रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं आईडीएनए। प्रोकैरियोट्स में हमने इसको नाम दिया था आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर्स, और यहां पे हम इसको नाम देंगे आईडीएनए सीक्वेंस। ये विशेष बंधनकारी सीक्वेंस है जो कि अपने 3' सिरे के ऊपर मुक्त OH प्रोवाइड कराती है, ताकि पॉलीमरेज एंजाइम उसका क्या कर सके, दीर्घीकरण कर सके। तो आरएस रीजन पे प्रीमिंग में आप समझिए कि यहाँ पे एंजाइम है आरएनए प्राइमेज, वो जुड़ता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के साथ, संयोजित होता है, और एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस बनती है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं आईडीएनए सीक्वेंस। कंप्लीट हो गया यहां तक काम सारा। अब इसके बाद जो ये एंजाइम बहुत काम का है, क्योंकि ये कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे। वहां पे फर्स्ट क्या क्या करता था, वहां पे फर्स्ट काटने का काम कर रहा था, प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा था, वही काम ये करेगा। तो ऐसे में जो ही यहाँ पे संश्लेषण होता है, आरएनए प्राइमेज एंजाइम को क्या कर दिया जाता है, क्लीवेज कर दिया जाएगा। तो अब हम इस डायग्राम में से आरएनए प्राइमर, इसको क्लीवेज, वो जो है आरएनए प्राइमेज एंजाइम, उसको क्या कर रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं। क्लीव करने के बाद अब यहाँ पे कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, जो कि एक्चुअली में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम के रूप में काम करता है। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंजाइम जो है वो यहाँ पे क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन ऐसे ही नहीं जुड़ेगा, आपको ध्यान वापस बैक चलिए, वहाँ पे हमने क्या नाम दिया था इसको, ये हमारी यूनिट्स थी, दैट इज बीटा एंड बीटा डैश, अल्फा अल्फा ओमेगा। इसमें एक सिग्मा पार्टिकल जुड़ा, दैट इज कोर, और जो ही इसमें सिग्मा पार्टिकल जुड़ा, हमने इसका क्या नाम दिया था, दैट इज बीटा बीटा डैश अल्फा अल्फा, और जो ही हमने इसमें सिग्मा पार्टिकल को जोड़ा, इसका नाम हमने दिया था होलो एंजाइम। अर्थात जब तक ये अपने कोफैक्टर से नहीं जुड़ेगा, सक्रिय नहीं होएगा। तो ऐसे में
होलो एंजाइम से ही ये सक्रिय हुआ। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है उसमें क्या होगा, वहां पे 2 यूनिट्स जुड़ेंगी। एक जुड़ेगा हमारा पीसीएनए, प्रोलिफरेटिंग न्यूक्लियर एंटीजन है, ये एक विशेष प्रोटीजन है जो केंद्रक में है, केंद्रक द्रव्य में, ठीक है। और दूसरा वहां पे एक और एंजाइम है दैट इज आरएफसी, एंड कौन सा, पीसीएनए, प्रोलिफरेटिंग सेल्यूलर न्यूक्लियर एंटीजन। ये यहां पे दोनों सक्रियण का कार्य करेंगे और एआरएस पे जुड़कर यहां पे किसको जोड़ देंगे, यहां पे जोड़ेंगे, ये मिटा देते हैं, यहां पे ये जोड़ देंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को। क्लियर है? और कहां जोड़ेंगे, ये ढंग से देखिए, कहां जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे इसकी आरएनए सीक्वेंस, और आरएनए सीक्वेंस के ऊपर ये हो गया इसका एंजाइम, ताकि ये नई श्रृंखलाओं को क्या कर सके, आगे विवर्धित कर सके। क्योंकि ये वाला तो था आरएनए प्राइमेज और ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और ये हो गई हमारी आईडीएनए सीक्वेंस। दैट इज इनिशिएशन पॉइंट। आ गए हम इनिशिएशन पे। अब इनिशिएशन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इलॉन्गेशन। सारे एंजाइम्स का काम हो गया। अब इलॉन्गेशन में हमें कौन चाहिए, इलॉन्गेशन में हमें चाहिए डीऑक्सीराइबोज जो थे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि किस रूप में है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और सिस्टोसिन, ठीक है। तो यहां पे ये एनर्जी प्रयुक्त करके एक्टिव होके और क्या करते हैं, आकर जुड़ते हैं, और जो ही ये जुड़ेंगे तो पॉलीमरेज एंजाइम डेल्टा जो है वो इनको क्या करेगा, अपनी निश्चितता के आधार पर जोड़ेगा और श्रृंखला का क्या करेगा, दीर्घीकरण करेगा, विवर्धन। इसी प्रकार ये जो हेलिकेज टोपोआइसोमरेज एंजाइम है ये इस बाई डायरेक्शनल फोक को आगे की तरफ खोलते जाएंगे और यहाँ पे पॉलीमरेज जो है इस सीक्वेंस को कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ये सारी सीक्वेंसेज एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती हैं आगे आगे, और जो ही ये कंप्लीट होता रहेगा पुनः टोपोआइसोमरेज जो है वो इसको क्या कर देगा, द्विरज्जु की करता रहता है। इस प्रकार डीएनए दोनों दिशाओं की तरफ क्या कर जाता है, रेप्लिकेशन करता रहता है। ये हो गया, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। अब आती है समस्या दूसरे पे, लैगिंग पे। तो लैगिंग में सेम वही है, क्या करेगा, आरएनए प्राइमेज तथा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंजाइम जो है वो छोटी छोटी आई डिक्वेंस सीक्वेंसेस किस पे बना देगा, लैगिंग स्ट्रैंड पे। फिर उसमें से आरएनए प्राइमेज हट जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के जुड़ेगा, जुड़कर उन सीक्वेंसेस को क्या कर देगा, लंबी बना देगा। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए, दैट इज इलोंगेशन, श्रृंखला का दीर्घीकरण हो गया है कंप्लीट। हमें चित्र में दिख रहा है छोटी छोटी श्रृंखलाएं बन चुकी हैं। अब एक और चीज आएगी यहां पे, वो चीज क्या आएगी कि हर श्रृंखला को ढंग से देखना, इसमें मार्कर से हर ब्लैक डीएनए श्रृंखला के सीड्स पर एक ब्लू कलर की निशान आपको दिख रहा होगा, और ये ब्लू कलर का निशान किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है आईडीएनए को, जो कि एक आरएनए सीक्वेंस है। तो ऐसे में अब वापस एंजाइम कौन सा आएगा, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में आया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यहां पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये आएगा और एंडोन्यूक्लिएट जो क्लीवेज है उसके द्वारा क्या कर देगा, इन सीक्वेंसेस को नष्ट कर देगा या विदलित कर देगा। अब डीएनए के बीच में रह गई है जगह, इस जगह को भरेगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है इन जगहों को वापस उपयुक्त जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ क्या करेगा, भरेगा। भर गया, तो इस तरीके से हमारे पास में दो चीजें हो गई। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो है वो सतत डीएनए है, तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज कहां पहुंच गया, ये कोड करते हुए पहुंच गया यहां, और इसी प्रकार से यहां पहुंच गया, ये कंटिन्यू यहां तक पहुंचता जा रहा है। पीछे की सीक्वेंस हो गई कंप्लीट, दैट इज लीडिंग।
और लैडिंग पे आप देखेंगे तो आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, जिसकी विवेचना मैं कर चुका हूं। रिजी ओकाजाकी ने इनकी क्या बोलते हैं खोज की, समझाया, पूरे एक्सपेरिमेंटल बेस को समझाया। अतः उनके सम्मान में हमने इन खंडों का नाम क्या दिखा था, क्या बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब यहां पे आता है हमारा फाइनल एंजाइम। सारे काम आने के बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा भी काम आ गया। अब हमारा लास्ट एंजाइम बचता है लाइगेज। ये लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, लाइगेज एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाता है। अर्थात यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास में है एक राइबोज शुगर, ठीक है, और इसके पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है या तो कोई प्रिमिडीन या फिर जुड़ा होगा या कोई जुड़ा हुआ होगा प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन बोले तो एडेनिन या क्या बोलते हैं ग्वेनिन, और अगर अपन प्रिमिडिन्स की बात करें तो या तो थायमिन या साइटोसिन, थायमिन या साइटोसिन। और यहां पे इसके 5वें कार्बन पे जुड़ा हुआ है H3PO4 नेगेटिव। ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार पॉलीमरेज एंजाइम ने इन न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस बना दी है। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, इसी प्रकार की एक दूसरी सीक्वेंस यहां से लाओ, ये ले ली, इसको उल्टा बना लेते हैं। ये इसका 3 कार्बन खाली है अभी भी, तो यहां पे आपके पास में एक चीज और है, ये हो गया राइबोज शुगर, ये इसका 5वां कार्बन, ये उसका 3रा कार्बन, ये H3PO4 जुड़ा हुआ है, ये इसके पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक प्यूरिन, ऊपर वाले पे जुड़ा हुआ एक प्रिमिडिन। अगर ये हमारे पास में क्या बोलते हैं थायामीन है तो इसको हम बना देते हैं एडिनिन। क्लियर है? तो इस तरीके से इसके 5वें कार्बन जो है जिसपे H3PO4 जुड़ा हुआ है वो अब किससे जुड़ेगा, पहले वाले के 3रे कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब यहां पे बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और फॉस्फोडाइएस्टर बनते ही ये श्रृंखला जो है एक लक से क्या बन जाएगी, द्विलक। ठीक है, तो यहाँ पे इन गैप्स को भरा जाता है इसी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, और एक तरीके से लैगिंग स्ट्रैंड की जो खंड है वो भी कैसे हो जाते हैं, कंटिन्यूअस पूरी तरीके से, जैसे लीडिंग के हैं वैसे ही लैगिंग के। रेप्लिकेशन कंप्लीट। अब आता है एंडिंग, समापन या टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन प्रोसेस में एक विशिष्ट प्रोटीन है जो अभी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है, MF1 एक विशिष्ट फैक्टर है जिसको हम कहते हैं MF1, जिसका जिक्र मैंने पहले नहीं किया था, अभी कर रहा हूं केवल। ये MF1 जो प्रोटीन है ये पॉलीमरेज एंजाइम को वहां से क्या कर देता है, क्लीव कर देता है, और SSB प्रोटीन जो है जिसको RPA कह रहे हैं उनको भी क्या कर देता है, क्लीव। इनके क्लीव होते यहां से हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज एंजाइम भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और श्रृंखला का जो आगे की तरफ बाई जो फॉक बन रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और बिना पॉलीमरेज एंजाइम के जो रेप्लिकेशन है वो नहीं होगा। अब यहां पे इस सारे डायग्राम के एक बार आप देख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब इस सब के बाद में 2 घटनाएं होंगी जिसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। फर्स्ट, प्रोसेसिंग के बिना कभी कोई चेन कंप्लीट नहीं होती, तो प्रोसेसिंग का पहला उद्देश्य जो है वो है प्रूफ रीडिंग करना, कि इस पूरी डीएनए सीक्वेंस के अंदर डीएनए को चेक करना कि कहीं कोई त्रुटि ना हो। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग हो गई, ठीक है। और प्रूफ रीडिंग के बाद अगर अपन बात करें तो वो करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोकैरियोट्स में। यहां पे हम उसके लिए दूसरे एंजाइम्स की बात करते हैं लेकिन अभी नोन नहीं है, तो हम यहां पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के लिए कहते हैं कि ये पॉलीमरेज फर्स्ट के समान कार्य करता है। दूसरी एक और चीज यहां पे आ रही है कि डीएनए पहले भी न्यूक्लियोटाइड्स में घिरा हुआ था, और यहां पे डीएनए बाइडायरेक्शनल फॉर्क में काम करते जा रहा है, और इसके आगे की तरफ भी ये किस में घिरा हुआ है, न्यूक्लियोसोम में घिरा हुआ है। लेकिन अब हमारे पास में यहां पे क्या हो चुकी है, एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस, जिसे हम संतति डीएनए स्ट्रैंड की बात करें, यहां पे हमारे पास में 2 हो चुके हैं। तो क्या होगा, ये हो गया पुराना, ये भी हो गया पुराना, और ये बन गया बाई डायरेक्शनल फॉर्क जिसके बीच में लगभग 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये हो गया है संतति रज्जु।
तो क्या होगा, तो यहां पे दो घटनाएं घटेंगी। पहली, चाहे ओल्ड स्ट्रैंड में इसमें कट लगाइए या इसमें कट लगाइए, अगर अपन इसमें कट लगाते हैं तो ये लाइगेज एंजाइम द्वारा कंटिन्यूअस हो जाता है इसके साथ, और ये संतति डीएनए क्या हो जाता है वहां से दूर, और वापस टोपोआइसोमरेज इनमें क्या कर देता है, हेलिकल जो है वो टोपोआइसोमराइजेशन कर देता है। क्लियर है। और उसी के साथ यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर पुनः न्यूक्लियोसोम संगठन बना लेते हैं। इस प्रकार कंप्लीट होता है यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक्स।